तो आज से 1 महीने पहले मैंने कैशफाई से मँगाया था ये OnePlus 13 स्मार्टफ़ोन, जो कि मेरे को पड़ा था 49,000 रुपीज़ का। एंड इसके अंदर मैंने जो है सर्विस सेंटर पे चेक भी कराया कि क्या इसके अंदर कुछ चेंज तो नहीं है। और इन महीने बाद अब मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ और 2026 में क्या OnePlus 13 जैसा स्मार्टफ़ोन तुम्हारे लिए एक वायबल चॉइस रहेगा, उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देख रहे रहना। और ये कैशफाई पर तुम कितना ट्रस्ट कर सकते हो वो भी तुम्हें इस वीडियो में पता लग जाएगा। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम इसके बिल्ड और डिजाइन से। तो इसके बैक पर एक बहुत ही वीगन लेदर टाइप फिनिश है। पूरा मेटल फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि सर्दियों में ठंडा रहता है एकदम। तो पकड़ने में इसको काफी ज्यादा ही प्रीमियम फीलिंग आती है। फोन चारों तरफ से कर्व्ड है, डिस्प्ले भी इसकी कर्व्ड वाली मिल जाती है, ठीक है, जिसका टेम्पर आसानी से नहीं मिलता। और जो बैक है ये भी इसकी हल्की सी राउंडेड है, तो फोन हाथ में काफी ज्यादा स्लिम फील होता है। और इतना ये हैवी नहीं, बट उससे ज्यादा ये स्लिम फील होता है। एंड वेट काफी ज्यादा लाइट वेट है, कंसिडरिंग कि इसके आने एक 6000 mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, जिसके बैटरी बैकअप पर भी हम आगे आएंगे। तो डिजाइन वाइज ये बड़ा सा कैमरा एंड ये सिग्नेचर OnePlus का डिजाइन मेरे को नए वाले OnePlus 15 से बेटर लगता है। बाकी डिजाइन लैंग्वेज सब्जेक्टिव होती है। हाँ, इसके अंदर ये अलर्ट स्लाइडर आता है, खचखच करने में मजा आता है बहुत लोगों को, मेरे को भी। अब बात करते हैं जो इसके पीछे इतना बड़ा प्लेटो साइज लोगों ने दे दिया है, क्या ये एक्चुअली किसी काम का है या सिर्फ जगह घेरता है? तो सारा तुम्हें लेटेस्ट ऑक्सीजन 16 अपडेट के साथ विद सैंपल्स मैं आगे दिखाने वाला हूँ। इनिशियली मेरे को लगा कि इसकी फोटोज काफी सॉफ्ट आती हैं, बट फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि ये डीएसएलआर को मिमिक करने की कोशिश करता है। जैसे डीएसएलआर के ना प्रोसेसिंग काफी अनशार्पन्ड सी रहती है, बिल्कुल ओवर शार्पनिंग नहीं होती, वैसी प्रोसेसिंग ये करने की कोशिश करता है। हैसलब्लैड की ट्यूनिंग की वजह से कलर प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी मिल जाती है। OnePlus 15 से बेटर कैमरास OnePlus 13 में देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक 4K 30 FPS का सैंपल है, जिसमें तुम लोग देख सकते हो कि ये अगर हम डायनामिक रेंज को जज करें तो बैकग्राउंड के ना बिल्कुल सन आ गया है, तब भी इसने पीछे जो बिल्डिंग्स है वो भी साफ दिखाई दे रही हैं और फेस को भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करा है, एकदम वेल बैलेंस्ड है। और अगर तुम लोग डायरेक्ट हार्श सनलाइट के अंदर आ जाते हो तब भी ये काफ़ी अच्छा बैलेंस कर लेता है, कहीं पर भी ओवर एक्सपोजर नहीं है और साथ में हाइलाइट्स भी अच्छे से बैलेंस देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो है 50 मेगापिक्सल का एक 3x टेलीफोटो मिल जाता है, जिससे ह्यूमन शॉट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। इसके मेन कैमरा से कई बार मेरे को उसका टेलीफोटो बेटर ही लगता है, इंक्लूडिंग लो लाइट में उसके सैंपल्स भी आगे हैं। तुम लोग देख सकते हो इसने एक्सपोजर कितने अच्छे से मैनेज करा है, स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है अगर तुम लोग नॉर्मल वीडियो बनाते हो। कलर्स वगैरह एकदम बढ़िया हैं, पॉपी कलर्स हैं थोड़े से टेलीफोटो के अंदर, बट ओवरऑल अच्छा टेलीफोटो सेंसर है वीडियो के लिए। और इसके अंदर 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है, जिससे तुम लोग 4K 60 FPS शूट कर सकते हो। अभी इस सैंपल में देख सकते हो तुम 4K 30 है, बैकग्राउंड में मेरे सन एंड तब भी इसने डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी बैलेंस करी हुई है। मेरे जो पीछे वाले घर हैं वो भी अच्छी तरह विजिबल हैं और मेरा चेहरा भी बिल्कुल डार्क नहीं हुआ है, तो इसकी बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी है। इससे बेटर मैं सिर्फ आईफोन को ही बोलूँगा, एंड्रॉयड में इससे बेटर बैलेंसिंग नहीं है। हार्श सनलाइट फेस के ऊपर भी कहीं पर भी हाईलाइट बर्स्ट नहीं हो रहा, वाइट वाइट स्पॉट नहीं बन रहा। और मैं नॉर्मली वॉक कर रहा हूँ तो तुम लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्टेबलाइजेशन है। कलर्स की बात करें तो कलर्स भी मेरी शर्ट का, जैकेट का और मेरी स्किन टोन वगैरह एकदम ऑन पॉइंट आई है। तो काफ़ी अच्छा इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा भी देखने को मिल जाता है। लो लाइट सैंपल फ्रंट कैमरा के भी आगे इंक्लूडेड है। और ये इसके बैक कैमरा से नॉर्मल 4K 30 FPS में ऐसी स्टेबलाइजेशन भागते हुए थोड़ा चलते हुए तुम्हें देखने को मिल जाएगी, तो ये मैं थोड़ा भाग रहा हूँ। इसका टेलीफोटो कैमरा भी जैसा मैं अभी नॉर्मल चलते हुए शूट कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट के लिए सुपर स्टेडी मोड कुछ ऐसा दिखता है, तुम लोग देख सकते हो, काफ़ी स्टेबल फुटेज है। इंडोर में अगर बिल्कुल ही अंधेरा होगा, पीछे से थोड़ी लाइट आ रही है, ये कैसे बैलेंस कर रहा है, मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है। और अगर तुम इंडोर में कोई भी एक लाइट जला लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी सिर्फ एक बल्ब जल रहा है कमरे के अंदर, कुछ ऐसी क्वालिटी आ रही है। अगर मैं एक और लाइट जला दूँ, देखो पीछे वाइट वॉल है एंड इसने काफ़ी ठीक बैलेंस कर लिया मेरा मुंह और पीछे वॉल। एंड अब देखो, तो ये नॉर्मल लाइटिंग है जो एक घर के अंदर जनरली होती है। अगर तुम एक और लाइट जला लोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इससे ना थोड़ी डुअल टोन की आती है, तो फिर कुछ ऐसी क्वालिटी आएगी, इधर से ऐसी आएगी। तो मेरे हिसाब से इसका कैमरा काफ़ी अच्छा बैलेंस कर रहा है सारी चीज़ों को। डिटेलिंग भी देखने में तो ठीक लग रही है एंड स्टेबलाइजेशन मैंने तुम्हें ऑलरेडी चेक करा दी। इसके अंदर माइक टेस्ट तुम्हारा बढ़िया हो गया कि इंडोर के अंदर अगर तुम वीडियो कॉल वगैरह करोगे तो कैसी आवाज़ आने वाली है।
अब आ जाते हैं फ़ोटोज़ पर, और ये है इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा की फ़ोटो, जिसके ना कलर्स वगैरह काफ़ी अच्छे बैलेंस्ड है। मेन सेंसर इसका काफ़ी अच्छा है, कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता, डायनेमिक रेंज अच्छी है। 3x टेलीफोटो के अंदर डिटेल्स बहुत अच्छी है, इमेज शार्प आती है, डायनेमिक रेंज अच्छी है। ये 6x है, एंड उसके बाद जब 60x क्रॉस करते हैं तो इसके लिए एआई वाला मॉडल शुरू हो जाता है, जिससे चाँद की फ़ोटो भी ले सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो सामने, ये इसकी फुल जूम वाली फ़ोटो है, एक 120x वाली। अगर हम थोड़ी हार्श कलर साइंस को सामने रख दें तो मेन कैमरा काफ़ी अच्छा हैंडल करता है, एंड टेलीफोटो कैमरा और भी बेटर लगा मेरे को इसके मेन कैमरा से। अगर हम लोग नाइट सैंपल पर आएँ तो ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जिसके अंदर नॉइज़ काफ़ी कम देखने को मिल जाती है। अपडेट के बाद इसके कैमरास बेटर हुए हैं। मेन सेंसर यहाँ पर ओके ओके काम कर रहा है। यहाँ पर टेलीफोटो सेंसर ने लो लाइट में अच्छा काम किया है, बस वो लाइट्स को मैनेज नहीं कर पाया इतने अच्छे से। लो लाइट में वीडियो सैंपल अगर तुम देखोगे तो कोई भी और फ़ोन होता तो यहाँ पर जो है, जो लाइट्स हैं सामने, वो ब्लोन आउट हो जाती हैं। वीडियो में नॉइज़ है, मैं ये नहीं कह रहा नॉइज़ कम है, बट वीडियो स्टेबल है, वीडियो में वो जर्क्स नहीं है, और वीडियो यूजेबल है, काफ़ी ज़्यादा शार्प है। बट सडन मूवमेंट्स पे ये नॉइज़ थोड़ी ऐड कर देता है। टेलीफोटो कैमरा की बात करें तो मैंने कहा कि वो मेरे को मेन कैमरा से इसका बेटर लगा है, तो टेलीफोटो काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड पर्सनली इसकी वीडियो के अंदर लेंस स्विचिंग काफ़ी बढ़िया लगी मेरे को। और जो नॉर्मल कहीं पर भी कैमरा लैग नहीं होता, बढ़िया पोर्ट्रेट्स मिल जाते हैं। 60% जूम से अगर तुम लोग आगे जाते हो फोटो खींचने तो एआई ऑन हो जाता है, जिससे ये चांद की फोटो भी खींच सकता है। एंड काफ़ी क्लोजअप मून शॉट्स आते हैं, बेटर देन सैमसंग जिसने ये सारी भेड़ चाल शुरू करी थी, उससे भी बेटर ये मून शॉट्स तुम्हें दे देता है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि इसके अंदर आता है लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट। और अब इससे एक ही पावरफुल चिपसेट है जो कि है 8 एलीट जेन 5। A19 प्रो चिप भी कहीं इसकी नेक टू नेक ही मिल जाती है। और 8 एलीट के साथ पेयर होकर वन प्लस का ऑक्सीजन OS 16 एक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चॉइस बन जाता है। मैं कहूँगा कि आईफोन्स के जो iOS 26 है, मैंने पर्सनली काफ़ी यूज़ करा है, उससे मच बेटर एक्सपीरियंस है। काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड यूआई देखने को मिल जाती है। ऐप्स की क्लोजिंग और ओपनिंग एनिमेशन बहुत अच्छी है। पूरी यूआई डिफाइंड फील होती है, एक लाइव यूआई लगती है, ऐसा नहीं है कि बेजान सी लगती है। और इसके डायलर की बात करें तो इसका ना पहले से गूगल डायलर आता है, बट इंडिया जैसे रीजन्स के रहा हम ओ डायलर को डाल सकते हैं ऑक्सीजन OS के ना ईजीली। तो उससे तुम्हें वन प्लस का डायलर मिल जाता है। एआई फीचर्स नहीं मिलेंगे डायलर में, क्योंकि वन प्लस ने ऑफिशियली इसके ना वन प्लस का डायलर नहीं दिया है। बात कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी आती है गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के टाइम पे। वीडियो एडिटिंग के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस है, तुम इन पे जितनी मर्जी रील्स एडिट करो, एकदम मक्खन एक्सपोर्ट निकाल दे, टाइमलाइन बिल्कुल भी जिटर नहीं करेगी। गेम की बात करें, इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिल जाती है। जेंशिन इम्पैक्ट जैसे गेम्स को ये 120 FPS पर इजीली चला लेता है। बीजीएमआई पे भी 120 FPS आराम से मक्खन आते हैं। तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सस्टेन्ड है, बिल्कुल भी हीट भी नहीं होता। अगर जैसे कई फ़ोन होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है बट थ्रॉटल कर जाते हैं, हीटिंग का इसके अंदर ज़ीरो इशू है, ज़ीरो। इसके अंदर वन प्लस ने काफ़ी बड़ा एक वेपर चेम्बर यूज़ करा है, जिसकी वजह से इसकी हीटिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। एंड जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वन प्लस के ऑक्सीजन OS 16 के, उससे इसकी परफॉर्मेंस बेटर ही हुई है, डाउनग्रेड बिल्कुल नहीं हुई है। सारी चीज़ें बेटर ही हुई है, फ्लूइडिटी वगैरह सब कुछ बेटर देखने को मिल जाता है अब तुम्हें पहले से कंपैरिजन में वन प्लस 13 के अंदर। तो अब बात करते हैं इसके नॉर्मल चीज़ों की, जैसे फंडामेंटल्स कैसे हैं इस फ़ोन के। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर। तो कनेक्टिविटी तो वीडियो में यहाँ पर ऑडियो ग्लिच हो गई, पर इसके अंदर वाईफाई 7 देखने को मिल जाता है वन प्लस 13 लाइनअप के अंदर। इसके अंदर यूएसबी पोर्ट जनरेशन 3 का मिल जाता है, जो कि रीड एंड राइट स्पीड बहुत तेज़ मिल जाती है। तो अगर तुम क्रिएटर हो तो इसके अंदर इजीली इसकी यूएसबी के SSD कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। हैप्टिक्स की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट हैप्टिक्स हैं इसके, ठीक है। एप्पल से भी बेटर है, ठीक है, काफ़ी बोल्ड क्लेम है, बट एप्पल से बेटर हैप्टिक्स हैं इसके। ओ हैप्टिक्स इसके अंदर मिल जाता है, बड़ी कट से वाली फीलिंग है। और जहाँ पर वाइब्रेशन तगड़ी चाहिए वहाँ पर वाइब्रेशन तगड़ी है, जहाँ पे कट है वहाँ पे कट है। और पूरी यूआई के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से इंप्लीमेंटेड है। जैसे तुम ब्राइटनेस अप डाउन कर रहे हो, वॉल्यूम अप डाउन कर रहे हो, एप्स क्लोज कर रहे हो। एंड एक ओ हैप्टिक्स का जो फीडबैक वाला पेज है, जहाँ पर सेटिंग्स में ओ हैप्टिक्स आता है, ये अपने हैप्टिक्स को, वाइब्रेशन को ना ओ हैप्टिक बोलते हैं। तो वहाँ पे कट वाली वीडियो से तुम लोगों को एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो हैप्टिक्स इसके सॉर्टेड है। ब्लूटूथ के अंदर सारे कॉडेक्स हैं, क्वालकॉम एप्टेक्स,
LHBC 5.0 LDAC सब सपोर्टेड है इस फ़ोन के अंदर, ठीक है? तो वो सारा कुछ तुम लोग इसके अंदर ईज़िली यूज़ कर सकते हो, सारे ब्लूटूथ कोडेक्स के साथ एकदम बढ़िया तुम्हारी जितने भी ऑडियो डिवाइस हैं, बढ़िया कनेक्ट हो जाते हैं। जो इसका USB-C पोर्ट है, इसके अंदर सारे टाइप के USB-C वाले ईयरफ़ोन्स चल जाते हैं, तो उसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। अपडेट के बाद भी इन्होंने कुछ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करा। बाकी इसके अंदर IR ब्लास्टर मिल जाता है ऊपर, जिससे तुम कोई भी टीवी, AC कुछ भी वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। इसके अंदर ऐप भी है IR रिमोट का। स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जो थोड़े से बेस हैवी मेरे को लगते हैं, बट उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हो तो मज़ा आएगा, एक सराउंड साउंड आएगा। एंड वन प्लस का फ़ोन है तो इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस नहीं, ओ रियलिटी एंड हेलो ऑडियो का ऑप्शन मिलता है, हॉलो ऑडियो का। जिससे हॉलो ऑडियो से क्या होता है कि अगर तुम कोई मूवी देख रहे हो, सामने तुम्हें मूवी की आवाज़ आ रही है एंड तुमने सेट कर दिया कि कोई नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन की आवाज़ तुम्हें पीछे से आएगी, तो मिमिक करने की कोशिश करता है। ओ रियलिटी डॉल्बी की तरह ही काम करती है एंड इवन बेटर काम करती है। इक्वलाइजर तुम्हें देखने को मिल जाता है उसके अंदर भी। तो अब आता है इसका इंटरेस्टिंग पार्ट। इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले की बात करते हैं और कैशिफाई से मेरे को एक कैसा फ़ोन मिला, लाइक इसके अंदर बैटरी चीप तो नहीं है, क्योंकि बैटरी है 100% जी। एंड जब मैंने बैटरी साइकिल चेक करी एंड सर्विस सेंटर में दिखाया, तो मेरे को सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो इसके अंदर जो डिस्प्ले है, वो पहले सैमसंग की डिस्प्ले आती थी वन प्लस के अंदर, तो उसके अंदर ग्रीन लाइन इशू आ जाता था। इसके अंदर BOE बोय करके कोई कंपनी है, उसकी डिस्प्ले ये बहुत फैंटास्टिक डिस्प्ले है। चारों तरफ से क्वाड कर्व्ड वाली मिल जाती है एंड कहीं से भी कोई इशू नहीं है। कैशिफाई वालों ने भी ओरिजिनल डिस्प्ले ही भेजी है मेरे को एंड कहीं से चेंज नहीं है। मैंने सर्विस सेंटर पर चेक भी करा लिया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, PWM टिमिंग भी है। जो लोग अंधेरे में पड़ के कम ब्राइटनेस में फ़ोन चलाते हैं, काफ़ी अच्छा उनकी आंखों के लिए रहने वाला है। बाकी टच रिस्पॉन्स के अंदर भी अल्ट्रा लो लेटेंसी वाले मोड मिल जाते हैं गेमिंग के लिए इसके अंदर। और अब आते हैं मेन चीज़, मतलब कि कैशिफाई से इस फ़ोन के अंदर क्या मिला है मेरे को, क्या इस फ़ोन के अंदर कोई झोल है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो उस पे बात कर लेते हैं। तो जब ये फ़ोन मेरे को मिला था, इसकी ना बैटरी हेल्थ कुछ ऐसी थी कि बैटरी हेल्थ तो 100% थी, वैसे कभी कभी ज़्यादा चल जाती थी बैटरी, कभी कभी कम चल जाती थी। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हुआ, बल्कि वो इशू था ऑक्सीजन ओएस का, जो कि अपडेट से इन लोगों ने फिक्स कर दिया। बट मैं इसको सर्विस सेंटर लेकर, सर्विस सेंटर वालों ने इसको खोला एंड वहाँ पर बैटरी का सीरियल नंबर वगैरह चेक करा एंड इसकी बैटरी एकदम इंटैक्ट थी, ओरिजिनल बैटरी थी। और वापस वाटर प्रूफिंग वगैरह उन्होंने मेरे को करके दिया। कई लोग कमेंट्स में लड़ने आ जाते हैं कि भाई तूने बंद फ़ोन खुलवा दिया, तेरे जैसा बेवकूफ़ नहीं हमने देखा। तो उन्होंने वाटर प्रूफिंग वापस करके दिया। नुक्कड़ वाली दुकान से फ़ोन खुलवाने बंद करो और सर्विस सेंटर पे चेक कराया करो एंड फ़ोन एकदम सील्ड है। इसके अंदर मैंने डरचेक ऐप से यूज़ करा और चेक करा कि बैटरी साइकिल्स कितनी है। जब ये मेरे को मिला था तो इसकी बैटरी साइकिल्स थी 120 एंड अब इसकी बैटरी साइकिल ऑलमोस्ट 150 हो चुकी हैं। तो 30 दिन मैंने यूज़ करा एंड पर डे का एक चार्ज लगता है मेरे को, क्योंकि मैं थोड़ा हेवी यूज़ करता हूँ फ़ोन को। और बैटरी एकदम बढ़िया मक्खन चल रही है, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप आ रहा है। और अभी भी 100% पर है। सिलिकॉन कार्बन डिग्रेड थोड़ी देर में होती है, तो बहुत टाइम तक 100% रहेगा। एप्पल की तरह नहीं है कि थोड़ी सी बैटरी साइकिल हुई एंड आपकी जो है वो बैटरी हेल्थ गिर गई। बाकी वन प्लस ने क्लेम भी कुछ करा हुआ है, 1000 पता नहीं 1600 साइकिल्स तक 80% बैटरी हेल्थ रिटेन करता है। एंड इसकी बैटरी हेल्थ का एक और फ़ायदा है, इसकी जो बैटरी है वो काफ़ी सस्ती है। अगर तुम इन फ्यूचर इसकी बैटरी चेंज भी कराते हो, इसको काफ़ी साल चलाने की सोचते हो, तो इसकी बैटरी सिर्फ 2000 रुपये की है। और बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की, तो 2030 तक या 2031 तक इसके अंदर सिक्योरिटी अपडेट्स आने हैं, 2030 तक इसके ना एंड्रॉयड अपडेट्स आने हैं। वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, सॉर्टेड है, तुम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज़ कर सकते हो 2031 तक। इतने लेट तक तो अगर कोई अभी फ़ोन लेगा तो वैसे भी यूज़ करेगा, बट एक अच्छी चीज़ है कि ये आउटडेटेड नहीं होने वाला। कैशिफाई से मैंने इस फ़ोन को पूरा चेक कराया सर्विस सेंटर पे, कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर एकदम मक्खन चलता है इसका, आज तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डिस्प्ले परफेक्ट है, स्पीकर्स परफेक्ट है, माइक एकदम नए जैसा है, बैटरी हेल्थ एकदम नए जैसी है। इसका मैंने IIEI नंबर चेक करा, तो अपने फ़ोन कर सकते हो। एंड ये फ़ोन परचेज हुआ था जुलाई के अंदर, जुलाई के अंदर ये परचेज हुआ था, जिसके ऊपर अभी जुलाई तक की तो वन प्लस की वारंटी पड़ी है। बट उस बंदे ने जिसने परचेज करा था, उसने 3 महीने का एक्सटेंडेड पैकेज भी लिया हुआ था, तो अक्टूबर तक इसकी वन प्लस की वारंटी पड़ी है। बट वो तुम क्लेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वन प्लस का बिल तुम्हारे पास नहीं होता, तुम्हारे पास विद कैशिफाई का होता है। तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैशिफाई अपनी तरफ से 6 महीने की वारंटी देता है। तो ये मैंने दिसंबर में खरीदा था, तो वहाँ से 6 महीने लगा देना, तब तक वारंटी मिलती है। डब्बे में चार्जर वगैरह नहीं है, 3 साढ़े 3 हज़ार तुम्हारे इसके चार्जर और केबल पर लगेंगे। 100 वॉट्स
वन प्लस की जो है वो प्रोप्राइटरी है, सुपर बुक है, ये BBK वाले सारे यूज़ करते हैं, इसी का नाम बदल के टाट बुक वगैरह। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हो कि इस प्राइस पॉइंट में अनबीटेबल डिवाइस है। 50,000 में तुम्हें ऐसा फ़ोन नहीं मिलने वाला आज तक, जिसका कैमरा परफेक्ट हो। मेरे को पता है इसके कैमरा को लोग कभी-कभी कुछ कह देते हैं, बट इसका कैमरा बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी, अगर तुम आईफ़ोन से भी आ रहे हो, तब भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। फंडामेंटल्स एकदम परफेक्ट है फ़ोन के, और इस प्राइस के ना इससे बेटर परफॉर्मेंस, इससे बेटर जो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कोई फ़ोन नहीं दे सकता। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस iOS का भी इससे कमज़ोर है, तो ये बेस्ट है। इसके अंदर स्नैपड्रैगन की इनक्रिप्शन चिप भी है, तो जो भी तुम गैलरी के अंदर प्राइवेट के अंदर चीज़ें रखते हो वो इनक्रिप्टेड रहती है, तो डाटा लीक, सिक्योरिटी ब्रीच ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। तो इस फ़ोन के लिए तुम लोग डेफिनेटली जा सकते हो, कैशिफाई पर ट्रस्ट करा जा सकता है। बाकी तुम लोग थोड़ा देख लेना, कैशिफाई से थोड़े नए फ़ोन लेना बेटर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, क्योंकि लोगों को रिपेयर्ड फ़ोन्स भी मिलते हैं। बट मेरे केस में बहुत अच्छा निकला है, कहीं पर कोई स्क्रैच भी नहीं देखने को मिला मेरे को इसके अंदर। और अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो इंतज़ार किस बात का है यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लगाओ। बाकी कमेंट में बताना तुम्हें और क्या जानना है इस फ़ोन से रिलेटेड। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय।